हम लोग देखेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में। तो अनुमान प्रमाण क्या होता है? देखिए, अनुमान जो होता है वो जैसा कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें अनुमान हैं। अनुमान को और आयुर्वेद में एक प्रमाण के रूप में माना गया है, यानी एक कोई चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अनुमान के द्वारा हम किसी से, यानी अनुमान का मतलब होता है गैस करना, यानी कुछ अनुमान करना कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो इस गैस करने के जो टेक्निक है इसको अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अनुमान प्रमाण में कुछ टर्म्स हैं, उनको याद करना है हमें। पहले देखना है हेतु, साध्य और व्याप्ति। ठीक है, हेतु क्या है? हेतु को व्याप्त भी कहा जाता है, साधन या लिंग कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं आयुर्वेद में किसी भी चीज़ के कारण को लिंग कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। ठीक है, उसे जो है हम साधन भी कह सकते हैं या व्याप्त कह सकते हैं। ठीक है, साध्य क्या है? साध्य का मतलब है व्यापक, है ना। साध्य को व्यापक भी कहा जाता है। अब इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ एग्जांपल्स के से द्वारा समझेंगे। अच्छा, व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति जो होती है वो एक संबंध है, यानी कि हेतु और साध्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो वो उसे व्याप्ति कहा जाता है, हेतु और साधक में, साध्य के बीच में। तो व्याप्ति दो तरह की हो सकती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय का मतलब है यस और व्यतिरेक का मतलब है नो। ठीक है, तो आप ये संबंध समझिए कि अगर दोनों के बीच में अगर एक चीज़ के प्रेजेंट होने से दूसरी चीज़ प्रेजेंट है तो वो यस है, यानी अन्वय है। और अगर उनके प्रेजेंट होने से दूसरी चीज़ नहीं है तो उसे नो या व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। इसी तरह हम लिंग परामर्श देखते हैं। लिंग परामर्श में अन्वय व्यतिरेक यानी 3 प्रकार का होता है लिंग परामर्श। अन्वय व्यतिरेक यानी बोथ यस एंड नो, केवल अन्वय और मतलब ओनली यस, और केवल व्यतिरेक मतलब नो। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कि सपोज़ लिंग परामर्श में आपने जैसे किसी पेशेंट को कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप समझिए कि उसे क्या कोविड हो सकता है। तो अभी सिर्फ सिम्टम के आधार पे कहने के लिए, यानी बोथ, या यह कह सकते हैं कि अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो उसको जो है पॉजिटिव आता है, तो क्या उसे कोविड है या नहीं है। तो ये अन्वय व्यतिरेक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हम उनका RT-PCR कराते हैं और पॉजिटिव आता है तो समझो कि केवल अन्वय है, यानी RT-PCR एक अन्वय का काम करेगा, यस। और RT-PCR में अगर नेगेटिव आ गया तो नो है, यानी व्यतिरेक है, केवल व्यतिरेक है। तो ये अनुमान के द्वारा हम जान जाते हैं कि इसको RT-PCR में ये चीज़ आई है तो इसका मतलब इसको कोविड नहीं है या है। तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं आप कि लिंग परामर्श किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए हेतु यानी लिंग, उसके द्वारा हम किसी चीज़ की व्याप्ति करते हैं। ठीक है, यानी या व्यापक को सिद्ध करते हैं कि हाँ अगर हेतु है तो ये व्यापक होगा। ठीक है, तो लिंग के द्वारा या व्याप्त के द्वारा हम व्यापक या साध्य की कल्पना करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये संबंध दो तरह का होता है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, यस और नो। या लिंग परामर्श में देखें तो 3 प्रकार का, दोनों हो सकते हैं, केवल यस हो सकता है या केवल नो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए व्याप्त जो है वो धूम है और व्यापक को अग्नि। दर्शन में मेनली जो है इस धूम्र और अग्नि के उदाहरण से समझाया जाता है। तो व्याप्त यानी कि कहते हैं कि जहाँ पर धूम है यानी धुआं है वहाँ पे अग्नि हो सकती है। तो जहाँ भी हमको धुआं दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई अग्नि जल रही है। तो अगर हम धुआं देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर अग्नि उत्पन्न है, या व्याप्त है तो व्यापक है। ठीक है, अब एक आती है चीज़ पक्ष या पक्षधर्मिता। ठीक है, तो पक्ष कहलाया जाता है कि किस चीज़ में से अग्नि निकल रही है, कहाँ से अग्नि निकल रही है। पर्वत के पीछे से मान लीजिए अग्नि धुआं दिखाई दे रहा है तो हम सोच सकते हैं कि पर्वत के पीछे जो है वो अग्नि हो सकती है। तो वहाँ पे पक्ष हो गया पर्वत, और वहाँ पे पक्षधर्मिता उसका पर्वत होना। ठीक है, तो ये चीज़ पक्षधर्मिता या पक्ष कहलाता है। अब देखिए पक्ष भी दो तरह का हो सकता है, सपक्ष और विपक्ष। ठीक है, मतलब अगर है होना तो जो है वो पक्ष सपक्ष कहलाएगा, और नहीं होना वहाँ पे विपक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब एक ये ट्रायंगुलर
डायग्राम देखिए, ट्रायंगल का डायग्राम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये साध्य, ये साध्य है, और साध्य जो है वो, एक सेकंड, हाँ, ये देखिए यहाँ पे धूम, हेतु जो है वो धूम, या हेतु कोई चीज़ होती है, हेतु, साध्य और पक्ष। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पक्ष मतलब पर्वत, या पक्ष जिसमें हम देख रहे हैं पर्वत में, पर्वत के पीछे हमें धूम दिखाई दे रहा है, यानी धुआं दिखाई दे रहा है, तो हमें साध्य क्या हो गया, अग्नि हो गई। ठीक है, यानी कि अगर पर्वत के पीछे जो है धुआं दिखाई देता है तो वहाँ पे अग्नि हो सकती है। ठीक है, यानी कि पक्ष और पक्ष में हेतु होता है तो हम साध्य की कल्पना कर सकते हैं। तो पक्ष और हेतु के बीच में जो क्या संबंध होता है, ये पक्ष धर्मता कहलाता है। ठीक है, पक्ष के अंदर ही कोई हेतु मिल सकता है। ठीक है, और हेतु अगर है तो वहाँ पर अग्नि हो सकती है, अगर हेतु है या धूम है तो वहाँ पे साध्य या अग्नि हो सकती है। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं व्याप्ति। ठीक है, यानी हमने देखा कि व्याप्त और व्यापक के बीच में जो है जो रिलेशन है वो है व्याप्ति। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि धुआं जो है वो अग्नि के अंदर ही होगा। फिर पक्ष और साध्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसे अनुमिति कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो है किस में मिलेगी, अनुमिति, है ना, पक्ष में मिलेगी, और इसको, इस रिलेशनशिप को हम अनुमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक है, हम इसको जो है इस तरीके से याद कर लेंगे, ट्रायंगल बना करके। ठीक है, देखिए इसे, यहाँ पर S लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे और यहाँ पे P लिखेंगे। ठीक है, तो SAP सैप। ठीक, तो इससे ये वाले ट्रायंगल का डायग्राम याद हो जाएगा, SAP सैप। ठीक है, और यहाँ पे PD या PhD कर लीजिए आप इसे। ठीक है, PhD या PD। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और V आप याद कर लीजिए, V A का उल्टा है, A ऐसे बनता है तो V ऐसे बनता है। ठीक है, तो हम इसे याद कर लेंगे। अब ये फॉर्म, ये कोड आप बना लेंगे तो इससे आपको एकदम याद हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये H से हो गया हेतु। ठीक है, V से हो गया व्याप्ति। ठीक है, ये हेतु, व्याप्ति, P से पक्ष, A से अनुमिति। ठीक है, अनुमिति, और S से साध्य। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया कि इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि ये डायग्राम क्या है। S फॉर साध्य, P फॉर पक्ष, SAP अनुमिति, पक्ष, और इनके बीच में रिलेशन ये हो गया। ठीक है, हेतु और पक्ष के बीच में पक्ष धर्मता, हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। तो अभी जिन स्टूडेंट को नहीं समझ, दोबारा से इसे वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या फिर एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये पर्वत, और पर्वत के पीछे से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो पर्वत हो गया पक्ष और धुआं हो गया व्याप्त, और इसमें अग्नि हो सकती है, इसके पीछे छिपी हुई है अग्नि, तो ये हो गई व्यापक। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है ना। अभी अगर जिसको इससे भी नहीं समझ में आया तो मैं उसको एक एकदम लाइव एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। यानी देखिए, अगर हम कोई भी पेशेंट है, पक्ष को समझिए कि वो हमारा पेशेंट है। जैसे यहाँ पर्वत की बात कर रहे थे, पहाड़ की, तो यहाँ पे अब डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम समझ लीजिए कि ये पेशेंट की बात हो रही है। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट में हमें क्या मिल रहा है, ये पेशेंट है हमारा, और इस पेशेंट में हमें कोई सिम्टम मिल रहा है। ठीक है, कोई सिम्टम मिला। अब मान लीजिए कि आपको किसी पेशेंट के अंदर कोई हार्ट साउंड, मरमर साउंड आ रही है। ठीक है, कोई मरमर मिलती है, तो उसका मतलब है कि उसको कोई डिज़ीज़ है। ठीक है, यानी उसे साध्य, उसको हम डिज़ीज़ प्रूव करेंगे कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कोई सिम्टम्स मिल रहा है। मान लो जॉइंट्स में क्रिपिटेशन मिल रहा है, या फीवर आ रहा है, कोई सिम्टम है उसे, तो, या उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, तो RT-PCR पॉजिटिव है, तो उसे डिज़ीज़ हो सकती है कोविड। ठीक है, तो हम
इससे समझ सकते हैं। और ये कोविड होगा किस में, ये होगा किसी पेशेंट में, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम है या कोई फाइंडिंग है, ठीक है, तो वो फाइंडिंग या पक्षधर्मिता, उसके अंदर सिम्टम्स आना पक्षधर्मिता कहलाएगा, ठीक है। और वो फाइंडिंग्स जो है वो साध्य यानी डिजीज़ को प्रूव करने के लिए वो एक फाइंडिंग या व्याप्ति के रूप में होगी। और वो डिजीज़ किस में होगी, यानी डायग्नोसिस, उसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी या अनुमिति को डायग्नोसिस समझ सकते हैं, वो किस में होगी, किसी न किसी पेशेंट के अंदर होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो फिलॉसफी है इसको मतलब हम अनुमान प्रमाण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ फाइंडिंग मिल रही है, तो ये जो है हमारे पेशेंट में या हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट में जो प्रेजेंट है, इसके कारण ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इस थ्योरी को और अच्छे से समझ सकते हैं अनुमान प्रमाण की, ठीक है। अब देखिए अनुमान प्रमाण जो है वो चरक ने दो प्रकार के बताए हैं, एक बताया है स्वार्थानुमान और एक बताया है परार्थानुमान, ठीक है। स्वार्थानुमान का मतलब होता है अपने लिए, जो खुद हम अपने समझने के लिए स्वार्थानुमान, यानी हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है ये सिम्टम्स हैं तो इसमें ये बीमारी हो सकती है, वैद्य ने दिया, डॉक्टर ने खुद समझ लिया कि ये स्वार्थानुमान है, ठीक है। लेकिन जब हमें अपने साथियों को, दूसरे डॉक्टर्स को समझाना है या अपने स्टूडेंट्स को समझाना है या हमें कोई नई चीज़ मिली है, तो हम उसे समझाने के लिए हम परार्थानुमान का सहारा लेते हैं, यानी दूसरों को समझाने के लिए। या हम कोई रिसर्च जब हम करते हैं, ठीक है, रिसर्च में अनुमान प्रमाण का बहुत महत्व है, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम एक अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान को प्रूव करने के लिए हम कोई ना कोई चीज़ के द्वारा, किसी फाइंडिंग्स के द्वारा उसे सिद्ध करते हैं कि देखिए इसमें ऐसा हो रहा है, या जैसे हमने कोई दवाई दी तो देखिए ये चीज़, इसका ये सिम्टम्स वो कम हो रहा है या इसके ये पैरामीटर्स कम हो रहे हैं, तो ये डिज़ीज़ ठीक हो रही है, यानी कि ये दवाई इस बीमारी में काम कर रही है, तो ये अनुमान प्रमाण है, ठीक है। तो परार्थानुमान या दूसरों को समझाने के लिए जब हम करते हैं तो वहाँ पर परार्थानुमान कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम पहले तो दर्शन की भाषा में समझेंगे और फिर हम रिसर्च की भाषा में समझेंगे। तो ये परार्थानुमान जो है वो 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रतिज्ञा, जैसे मान लीजिए कहा कि पर्वत में अग्नि होती है, या हमें पता चल गया कि हाँ भाई पर्वत के पीछे से अग्नि हो सकती है। फिर हमने उसमें देखा हेतु, हेतु देखा धुआं उठ रहा है, ठीक है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो फिर हमने बताया एक उदाहरण कि जहाँ जहाँ धुआं होता है तो वहाँ क्या होती है, अग्नि होती है, अगर धुआं होता है तो अग्नि होती है। तो उपनयन, उपनयन है इस पर्वत पर धुआं उठ रहा है। अच्छा, तो निगमन हम निकाल सकते हैं कि अतः इस पर्वत पर क्या है, अग्नि है, ठीक है। तो अगर हमें अग्नि डायरेक्ट नहीं दिख रही है और हमें क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, तो हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि होगी, क्योंकि धुआं जहाँ होता है वहाँ पे अग्नि ज़रूर होती है। तो और इस पर्वत पर भी धुआं उठ रहा है तो इसलिए यहाँ पर अग्नि होगी। तो इस पूरी बात को हम समझने के लिए ये क्या समझ सकते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, ठीक है। अब इसी बात को हम रिसर्च की भाषा में अगर समझें या साइंस की भाषा में देखें तो एक हाइपोथेसिस हो सकती है कि अगर वो हाइपोथेसिस यस में भी हो सकती है या फिर वो नो में भी हो सकती है, ठीक है। अगर पर्वत में अग्नि होती है, हाँ होती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसे एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखेंगे कि अभी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पर्वत को कि पर्वत में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है, ठीक है। फिर हम एक एक्सप्लेनेशन या कोई एक सेंटेंस है हमारा जिससे हमें पता चले कि जहाँ धुआं होता है वहाँ पे अग्नि होती है। यानी कि अगर हम कहते हैं हमारा पेशेंट है कोई, पर्वत का यहाँ उदाहरण है, या पेशेंट के एग्जांपल से समझिए कि किसी पेशेंट के अंदर अगर कोई पैरामीटर पॉजिटिव आ रहा है या SGOT SGPT बढ़ा हुआ आ रहा है या ST डिप्रेशन आ रहा है, कोई सिम्टम्स हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ होगी, ठीक है। तो जहाँ पे धुआं होता है तो वहाँ पर अग्नि होती है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये हमें कहीं से हमारी थ्योरी में कॉन्टेक्स्ट में कहीं आया होगा, ठीक है। अब हमें वही ऑब्जर्वेशन मिल गया उसी पेशेंट में, ठीक है, यानी इस पर्वत पर धुआं उठ रहा है, तो ये हमारी एक फाइंडिंग है,
क्या है, हमारी फाइंडिंग है। तो इस फाइंडिंग के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं कि अतः इस पर अग्नि है। अतः हमने जो सिम्टम्स देखा हमारे पेशेंट में उसमें वो चीज़ है, तो इसका मतलब हमारा जो पेशेंट है उसको भी ये डिज़ीज़ है। तो रिज़ल्ट हमारा आ गया यस। ठीक है, अगर ये हो सकता नहीं होता तो फिर रिज़ल्ट होता नो। ठीक है, तो इस तरीके से परार्थानुमान या दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान लगाया जाता है उसके 5 तरीके होते हैं या 5 स्टेप होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। ठीक है, तो मैंने इसे आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है। उम्मीद है इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अनुमान का जो है 2-3 भेद न्याय ने बताए हैं। कौन कौन से? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। क्योंकि ये आयुर्वेद में जो है मेन चरक का है, तो आपको इसको डिटेल में समझना है अच्छे से। और यहाँ पर न्याय का केवल नाम याद कर लीजिए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। और याद रखिए कि न्याय ने जो है वो 3 प्रकार के अनुमान माने हैं। ये क्वेश्चन BHU में आ चुके हैं, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है कि 3 भेद हो गए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। इसी प्रकार अनुमान जो है वो सांख्य के अनुसार 2 प्रकार का होता है, वीत और अवीत। तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए। और अनुमान के बारे में अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अनुमान प्रमाण एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ चीज़ डाउट है तो आप बुक्स में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, या हम इस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। तो मैंने इसको कोशिश करी है पूरे अच्छे तरीके से, क्या व्याप्त होता है, क्या व्यापक होता है, व्याप्ति क्या होता है, अनुमिति क्या होता है, पक्षधर्मता क्या होता है, पक्ष क्या होता है, ये सारे 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझाए हैं। याद करने का तरीका भी बता दिया है, एग्जाम्पल से भी समझा दिया है, और पेशेंट्स के एग्जाम्पल से भी समझा दिया है कैसे हम क्लिनिकली देखेंगे अनुमान प्रमाण द्वारा, और रिसर्च कैसे में किस तरह से अनुमान प्रमाण हेल्पफुल होता है हम उसको भी हमने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके क्वेश्चंस का मोस्ट वेलकम। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।